नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी की मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। आज का जो हमारा केंद्रीय विषय दोस्तों वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ये सभी प्रश्न के जो उत्तर हैं, जो सभी प्रश्न हैं, ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। उन सभी के लिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो अपने प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग प्ले लिस्ट बनाई गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 6 के अंतर्गत रखा गया है तो 1972 इसका क्या निहितार्थ है। पहला ऑप्शन है उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन है उस पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती। सी ऑप्शन है यह एक अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल पौधा होता है। डी है एक पौधा आक्रामक होता है और पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक होता है। तो फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 6 के अंतर्गत रखा गया है तो 1972 का क्या निहितार्थ होता है। फटाफट से प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कमेंट में प्रश्नों के उत्तर देना ना भूला करें। आपसे रोज़ाना मैं वीडियो पे यही गुजारिश करता हूँ कि आप प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दिया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रश्नों के उत्तर देंगे उतना आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँचेंगे और आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो जाएंगे। तो यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 6 के अंतर्गत रखा गया है तो 1972 का क्या निहितार्थ है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कृषि में जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं। बात सुनिए दोस्तों, कृषि में जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं। पहला कथन है कि पिछली फसल के अवशेष जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव। दूसरा, चावल के पौधों की सर्जरी की आवश्यकता के बिना गीली मिट्टी में धान के बीजों का सीधा रोपण संभव है। और तीसरा जो कथन है वो है मिट्टी में कार्बन का संचयन संभव है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए कि कृषि में जीरो टिलेज के क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, पिछली फसल के अवशेष जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, बिल्कुल सही कथन है। चावल के पौधों की सर्जरी, माफ़ कीजिएगा, चावल के पौधों की नर्सरी की आवश्यकता के बिना गीली मिट्टी में धान के बीजों का सीधा रोपण संभव है, बिल्कुल सही है। तीसरा, मिट्टी में कार्बन का संचयन संभव होता है। तो तीनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जा सकता है। प्रश्न में दोस्तों प्रश्न है कि भारत की जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जा सकता है। यानी जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कच्चे माल की बात की जा रही है दोस्तों। इसमें से आपको बताना है कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कच्चा माल कौन कौन सा होता है। आइए देखते हैं। तो पहला है कसावा, दूसरा है क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, तीसरा है मूंगफली के बीज, चौथा है चने की दाल, पांचवा है सड़े आलू और छठा है मीठे चुकंदर। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि भारत की जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में किसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जा सकता है, यानी जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों पहले तो कसावा, कसावा के बाद क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने का भी कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद सड़े आलू का और फिर मीठे चुकंदर,
यानी कि पहला, दूसरा, पाँचवां और छठा, इनका उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो पहले पे ऑप्शन पे ही दे रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कार्बन की सामाजिक लागत शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है या मौद्रिक मूल्य में कार्बन की सामाजिक लागत का एक माप है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो कार्बन की सामाजिक लागत शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है और यह मौद्रिक मूल्य में कार्बन की सामाजिक लागत का भी एक माप है। पहला है, किसी दिए गए वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से होने वाले दीर्घकालिक क्षति। दूसरा है, किसी देश को अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता उन ईंधनों के जलने पर आधारित है। सी ऑप्शन है, जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान पर रहने के लिए अनुकूल के लिए किए गए प्रयास। डी ऑप्शन है, पृथ्वी ग्रह पर कार्बन पदचिह्न में किसी व्यक्ति का योगदान। तो कार्बन की सामाजिक लागत शब्द का अच्छा वर्णन करता है वो कौन सा कथन है। दोस्तों फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जो कथन कार्बन की सामाजिक लागत शब्द का अच्छा वर्णन करता है वो कौन सा है, तो वो कथन है, किसी दिए गए वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालिक क्षति। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण अनुकूल कृषि की पद्धति माना जाता है। बस में दोस्तों प्रश्न क्या है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण अनुकूल कृषि की पद्धति माना जाता है। पहला है फसल विविधीकरण, दूसरा है फलीदार पौधों की खेती में तेजी, तीसरा ऑप्शन है या तीसरा कथन कह लीजिए, तीसरा कथन है टेंसियोमीटर का उपयोग, चौथा ऊर्ध्वाधर खेती। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न आपके सामने है, कथन आपके सामने है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सही कूट का चयन करते हुए उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से जिसे पर्यावरण अनुकूल कृषि की पद्धति माना जाता है, आइए देखते हैं। तो पहला तो फसल विविधीकरण है, दूसरा फलीदार पौधे की खेती में तेजी, तीसरा है टेंसियोमीटर का उपयोग और चौथा है ऊर्ध्वाधर खेती। तो ये चारों ऑप्शन कौन से पे दे रहा है, तो डी ऑप्शन पे दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न दोस्तों के निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है। पहला है बेंटोनाइट, दूसरा क्रोमाइट, तीसरा कायनाइट और चौथा है सिलिनाइट। भारत में उपर्युक्त में से किसे आधिकारिक तौर पर प्रमुख खनिज के रूप में नामित किया गया है। आपको इसका उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा खनिज है जिसे प्रमुख खनिज के रूप में नामित किया गया है। आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा या फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। तो निम्नलिखित खनिजों पर विचार करते हुए आपको बताना है कि कौन सा प्रमुख खनिज के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों क्रोमाइट को जो है प्रमुख खनिज के रूप में नामित किया गया है, उसके बाद कायनाइट को और उसके बाद सिलिमनाइट को। तो ऑप्शन आपका दूसरा, तीसरा, चौथा कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, डी पे दे रहा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि महासागर औसत तापमान OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि OMT को जनवरी मार्च के दौरान दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में 26 डिग्री सेल्सियस समतापी गहराई तक मापा जाता है और जो 129 मीटर है। दूसरा कथन है कि जनवरी मार्च के दौरान एकत्रित OMT का उपयोग यह आकलन करने में किया जाता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक औसत से कम होगी या अधिक होगी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो प्रश्न था कि महासागर औसत तापमान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है कि जनवरी मार्च के दौरान एकत्रित OMT का उपयोग यह आकलन करने में किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालिक औसत से कम होगी या फिर अधिक होगी। तो दूसरा कथन आपका सही है। तो ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है, केवल दूसरा, बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है यह 2 जिलों में फैला हुआ है, दूसरा पार्क के अंदर कोई मानव निवास नहीं है, तीसरा है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। आपका जो ऑप्शन है वो है पहला, दूसरा, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा
और तीसरा ऑप्शन है पहला, तीसरा, और डी ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि भारत के मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यह 2 जिलों में फैला हुआ है, ये गलत है। पार्क, एक मिनट दोस्तों, यह 2 जिलों में फैला है, ये कथन आपका सही है। पार्क के अंदर कोई मानव निवास नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है, ये सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है। कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? सी पे दे रहा है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा भारत के 36% जिलों को अतिदोहित या गंभीर रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है CGW का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। तीसरा है भारत में विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के द्वारा भारत के 36% जिलों को अतिदोहित या गंभीर रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। CGWUA का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया है, तो ये सही है। भारत में विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो ये भी सही है। दूसरा तीसरा ऑप्शन जो दे रहा है कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? ये बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से किसमें महत्वपूर्ण बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? बस में दोस्तों निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से किसमें महत्वपूर्ण बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान, और डी ऑप्शन है सुंदरवन। तो निम्नलिखित बाघ अभयारण्यों में से किसमें महत्वपूर्ण बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? आपको इसका उत्तर देना है। तो फटाफट से प्रश्नों का उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो बाघ अभयारण्य है जो कि महत्वपूर्ण बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है, वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो बाघ अभयारण्य है और जिसमें महत्वपूर्ण बाघ आवास के अंतर्गत ये सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पौधों के किस समूह को नई दुनिया में पालतू बनाया गया और पुरानी दुनिया में लाया गया? बस में दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पौधे के किस समूह को नई दुनिया में पालतू बनाया गया है और पुरानी दुनिया में लाया गया है? पहला है तंबाकू, कोको और रबड़, बी ऑप्शन है तंबाकू, कपास और रबड़, सी ऑप्शन है कपास, कॉफ़ी और गन्ना, डी ऑप्शन है रबड़, कॉफ़ी और गेहूँ। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से पौधे के किस समूह को नई दुनिया में पालतू बनाया गया और पुरानी दुनिया में लाया गया है? तो दोस्तों पौधे के जिस समूह को नई दुनिया में पालतू बनाया गया है और पालतू बनाकर उसे पुरानी दुनिया में लाया गया है, तो वो है तंबाकू, कोको, रबड़। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतः समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? बस में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतः समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? पहला मानस राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन है नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और डी ऑप्शन है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पूर्णतः समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता। तो दोस्तों द सक्सेस पॉइंट एट द रेट से ऐसे प्यार बनाए रहिए। इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप 0 लेवल की अगर आपकी तैयारी है तो हाई लेवल की तैयारी तक भी आप पहुँच सकते हैं।
तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पूर्णतः समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। दो कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। तीसरा जो कथन है वो है एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। इसमें दोस्तों पहला कथन था कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। फिर है दो कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इन तीनों कथन में से कौन सा कथन आपका सही है, आपको इसका उत्तर देना है। जिसमें केवल पहला सही है कि जो एशियाई शेर है वो प्राकृतिक रूप से केवल भारत में ही पाया जाता है। पहला ही कथन सही है, तो ये ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक सिरसा बादल को पतला करने की तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल के इंजेक्शन का उपयोग करने का सुझाव देते हैं? इसमें दोस्तों निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक सीरस बादल को पतला करने की तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल के इंजेक्शन का उपयोग करने का सुझाव देते हैं? पहला, कुछ क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराना। दूसरा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करना। सी ऑप्शन है पृथ्वी पर सौर हवा के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। और डी ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो वैज्ञानिक हैं वो सीरस बादल को पतला करने की तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल के इंजेक्शन का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। किसको? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में है? निम्नलिखित में से कौन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में है? पहला है नेयर पेपारा और सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य और कलकड़ मुदनथुराई टाइगर रिजर्व। दूसरा है मदुमलाई सत्यमंगलम और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। सी ऑप्शन है कौंडिन्य उड़ना ब्रह्मोश्वरम और पापी कोंडा वन्यजीव अभयारण्य और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। बात समझिए दोस्तों। सी है कौंडिन्य गुंडला ब्रह्मोश्वरम और पापी कोंडा वन्यजीव अभयारण्य और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान। डी है कवल और श्री वेंकटेश्वर वन्यजीव अभयारण्य और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि कौन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में है। तो दोस्तों नेयर पेपारा और सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य और कलकड़ मुदनथुराई टाइगर रिजर्व ये आपके अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। दूसरा, मछलियों की कुछ प्रजाति शाकाहारी होती है। समुद्री स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती है और सांपों की कुछ प्रजातियां सजीव प्रजक होती है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? फटाफट से उत्तर दीजिए। आपका ऑप्शन है केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, केवल दूसरा और चौथा या फिर सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों कुछ जो कछुओं की प्रजातियां हैं वो शाकाहारी होती हैं। मछलियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। समुद्री स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। सांपों की कुछ प्रजातियां सजीव प्रजक होती हैं। तो ये चारों सही हैं। तो ये चारों कौन सा कथन सही दे रहा है? डी ऑप्शन पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रो बीट्स को लेकर इतनी चिंता क्यों है? बात में दोस्तों पर्यावरण में जो माइक्रो बीट्स छोड़े जाते हैं उसको लेकर इतनी चिंता क्यों है? पहला, इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। दूसरा, माना जाता है कि बच्चों में त्वचा कैंसर का कारण बनते हैं। सी है वे इतने छोटे होते हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पौधों द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। डी है इनका प्रयोग प्रायः खाद्य पदार्थों में मिलावट के रूप में किया जाता है। असल में दोस्तों तो पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रो बीट्स को लेकर इतनी चिंता क्यों है? तो दोस्तों माइक्रो बीट्स को लेकर इतनी चिंता इसलिए है क्योंकि इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके मापन व आकलन के लिए उपग्रह चित्रों व रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग किया जाता है? किसी विशिष्ट स्थान की वनस्पति में क्लोरोफिल की मात्रा जानने के लिए, किसी विशिष्ट स्थान के चावल के खेतों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए, किसी विशिष्ट स्थान की भूमि सतह का तापमान जानने के लिए। तो सेंसिंग डेटा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो क्या दोस्तों, सेंसिंग डेटा का उपयोग ये तीनों ही जानने के लिए किया जाता है। पहला, किसी विशिष्ट स्थान की वनस्पति में क्लोरोफिल की मात्रा को जानने के लिए, किसी विशिष्ट स्थान के चावल के खेतों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए, किसी विशिष्ट स्थान की भूमि सतह का तापमान जानने के लिए सेंसिंग डेटा का उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मीथेन हाइड्रेट के भंडार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इन भंडारों से मीथेन गैस का उत्सर्जन हो सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, आर्कटिक टुंड्रा और समुद्र तल के नीचे मीथेन हाइड्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही है। और आगे चलते हैं, तो आगे वायुमंडल में मीथेन 1 या 2 दशक बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। ये कौन से ऑप्शन पे दे रहा है? डी पे दे रहा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो फसल, बायोमास और शेषों के जलने के कारण उपर्युक्त में से कौन से वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं? तो दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये चारों ही समझिए दोस्तों, ये चारों ही बायोमास और शेषों के जलने के कारण वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। समझिए दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत में कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइजोफास के उपयोग को आशंका की दृष्टि से देखा जाता है। इन रसायनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? भारत में कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट और ट्राइजोफास के उपयोग को आशंका की दृष्टि से देखा जाता है। इन रसायनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? कृषि में कीटनाशक के रूप में, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में, फसल पकाने वाले एजेंट के रूप में, सौंदर्य प्रसाधनों में मॉइस्चराइजिंग एजेंट के रूप में। तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा कृषि में कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले, रामसर कन्वेंशन के तहत भारत सरकार के लिए भारत के क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमि की सुरक्षा और संरक्षण करना अनिवार्य है। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, रामसर कन्वेंशन की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 तैयार किए गए थे, बिल्कुल सही है। और आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आर्द्र भूमि के जल निकासी क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्र भी शामिल है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो ये ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कृषि मृदा पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ती है, ये पहला कथन है। दूसरा, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया छोड़ते हैं। दूसरा, पोल्ट्री उद्योग पर्यावरण में प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक छोड़ता है। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, पहला, कृषि मृदा पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, मवेशी पर्यावरण में अमोनिया छोड़ते हैं, ये भी सही है। तीसरा, पोल्ट्री उद्योग पर्यावरण में प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक छोड़ता है, तीनों ही कथन सही हैं, क्योंकि ऑप्शन डी पे दे रहा है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बादल वाली रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? पहला, बादल पृथ्वी की सतह से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित करते हैं। दूसरा, बादल पृथ्वी की विकिरण को परावर्तित करते हैं। सी, ये बादल वाली रातों में पृथ्वी की सतह का तापमान कम होगा। और डी जो है वो बादल बहती हवा को ज़मीनी स्तर पर मोड़ देते हैं। तो बादल वाली रातों में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? दोस्तों, बादल वाली रातों में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? इसका सीधा सा कारण है कि बादल जो है वो पृथ्वी की विकिरण को क्या परावर्तित करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार बीज बनाने की जैविक प्रक्रिया का भारत में पेटेंट कराया जा सकता है।
दूसरा, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड नहीं है। तीसरा, भारत में पौधों की किस्में जो हैं वो पेटेंट के लिए पात्र नहीं हैं। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार बीज बनाने की जैविक प्रक्रिया का भारत में पेटेंट कराया जा सकता है, ये गलत है। भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। भारत में पौधों की किस्में पेटेंट के लिए पात्र नहीं है, सही है। तो केवल तीसरा सही हो, तो ऑप्शन सी, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।